हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपी मैथ्स एकेडमी एग्जाम एसेंशियल्स। आज मंडे है और आज है हमारा GS1 का क्वेश्चन करने का डे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट जो इन्फॉर्मेशन मैं हर बार देता हूँ, इस सीरीज़ में हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड MCQs भी करते हैं और उससे रिलेटेड क्या मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है 1 घंटा आप इस पूरी सीरीज़ पर दो, सिर्फ डेली इस पर दो, और आप 30 मिनट्स में आप अपने जो सीरीज़ के वीडियो है इसको देखो और 30 मिनट्स में आप इसकी आंसर राइटिंग करो। GS1 से लेकर के GS5 एंड ऐसे मंडे से सैटरडे। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी से एंड दैट इज क्रायोस्फीयर। टॉपिक का पूरा जो नाम है दैट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्रायोस्फीयर एंड द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और क्रायोस्फीयर में क्या रिलेशन होता है दोनों का आपस में, ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे रिलेटेड UPSC में अलग अलग टाइम पर क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में। तो ये जो टॉपिक है जब हम इसको करेंगे तो इससे हमारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो पूरा क्लाइमेट चेंज का रिलेशन होता है क्रायोस्फीयर के साथ में, वो अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बट बिफोर दैट एक छोटी सी बात, क्रायोस्फीयर होता क्या है। इस टॉपिक में क्लाइमेट चेंज आपको पता होगा, क्लाइमेट चेंज कॉमनली सुनी जाती बात है, आप सुनते ही हैं इसके बारे में, ये चीज़ आपको पता होगी। लेकिन ये जो क्रायोस्फीयर होता है इसको अक्सर आप नहीं सुनते हैं, तो एक बार ज़रा बात कर लेते हैं कि ये क्रायोस्फीयर क्या होता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। जब हम क्रायोस्फीयर की बात करते हैं इसका मतलब होता है हर वो पार्ट अर्थ का जहाँ पर वाटर आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्रोजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रायोस्फीयर। क्लाइमेट चेंज आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये तो पता है। क्रायोस्फीयर दैट मीन्स जहाँ पर भी वाटर फ्रोजन फॉर्म में, आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग क्रायोस्फीयर बोल देते हैं। अब देखिए ज़रा इसी डायग्राम में कि क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं क्रायोस्फीयर में। जो सी होता है, सी के ऊपर की जो आइस है ये भी क्रायोस्फीयर वाला पार्ट है, सॉरी ये वाला नहीं, सी के ऊपर की जो आइस है ये भी क्रायोस्फीयर का पार्ट है। माउंटेन के ऊपर जो आपको दिखती है आइस, जो आइस कैप्स हैं वो भी क्रायोस्फीयर का पार्ट है। बहुत जगह पर फ्रोजन हो जाता है ग्राउंड, वो भी क्रायोस्फीयर का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अर्थ पर जो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर वाटर, और वो सारी चीज़ें क्रायोस्फीयर का ही पार्ट होती है। मैं काम करता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं क्रायोस्फीयर में। इसकी नॉलेज होने से आपके लिए, आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं UPSC के वो आप बेटर तरीके से कर पाओगे अगर आपको एक बार में ये पता हो कि एग्जैक्टली क्या होता है क्रायोस्फीयर में। तो एक बार मैं आपको ज़रा ये दिखा देता हूँ कि क्या आता है क्रायोस्फीयर में। क्रायोस्फीयर में अपने पास में जो पहला कंपोनेंट होता है दैट इज सी आइस। हम लोग इसको बोलते हैं सी आइस। सी आइस का सिंपल मतलब है फ्रोजन सी सरफेस वाटर। आप जैसे यहाँ पर देखोगे ये सी का पार्ट है, इसके ऊपर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो सी आइस है, जो वाटर है, वो यहाँ पर फ्रीज करके आइस बन गया है। दैट इज माय सी आइस। जनरली पोलर एरियाज के फॉर्म पास में ये होता है। इसी में क्या होता है, आइसबर्ग्स भी फॉर्म होते हैं। आइसबर्ग्स का मतलब होता है ये जो ऐसे कुछ ऐसे फ्रोजन पीसेस होते हैं इन आइस के जो टूट के निकलते हैं, ये आइसबर्ग्स होते हैं। और जब यही थोड़े बड़े होते हैं दीज आर आइस शेल्व्स। सो आप अगर इसी डायग्राम में आप देखोगे तो जब ये पीस यहाँ से निकलेगा टूट टूट करके तो ये आइस शेल्फ होगा, और जब इसके भी और छोटे टूटेंगे तो वो आइसबर्ग होगा। शेल्व्स थोड़ी बड़ी होंगी और आइसबर्ग्स उससे भी छोटे होंगे। तो जब भी सी फ्रीज होगा सो दिस विल बी सी आइस। अच्छा, इसका जब जैसे सी का वाटर फ्रीज हो रहा है तो सी आइस बन रही है। सिमिलरली जब लैंड पर वाटर फ्रीज होता है सो दिस इज आइस शीट, इसको बोला जाता है। सो आइस शीट का मतलब है जब लैंड पर बड़े बड़ी जो किसी जगह पर जो वाटर, जो आइस की लेयर एक पूरी बन रही है स्नो के डिपोजिशन से, उसको आइस शीट बोला जाता है। तो ये जनरली अंटार्कटिका में होगी, ग्रीनलैंड में होगी, इसको बोला जाता है आइस शीट। अब आप जैसे इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, बड़ा बड़ा एरिया जो कि आइस से कवर्ड है, दैट विल बी आइस शीट, इसको बोला जा रहा होता है। इसी में क्या होता है कि आइस शीट जो है आज के टाइम पर
सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो इन्हीं आइस शीट्स में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2% है। 97% वाटर जो होता है वो ओशंस में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2% वाटर, इसी जो वाटर है वो इन्हीं आइस शीट्स में होता है। एज अ रिजल्ट फ्रेश वाटर का, पीने वाले पानी का, ये सबसे बड़ा सोर्स हमारे लिए बन जाता है। अगले एरिया देख लेते हैं कि और क्या होता है हमारे क्रायोस्फीयर में। नेक्स्ट होते हैं हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो होते हैं, ये भी हम लोग बोलते हैं कि ये भी हमारा पार्ट है क्रायोस्फीयर का। ग्लेशियर्स का मतलब होता है, आप इस इमेज को देखो और इसमें आप ये जो देखोगे ये पार्ट यहाँ पर, या फिर ये पार्ट जो होता है, बेसिकली जब माउंटेन के ऊपर, ये मान लीजिए कोई माउंटेन है, इसके ऊपर जब स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल होने पर ये जो स्नो है धीरे धीरे वेरी स्लोली ऊपर से नीचे फ्लो करती है। ये जो फ्लो होता है, स्लो फ्लो होता है, इसको ग्लेशियर बोला जाता है। और जो माउंटेन के ऊपर जो स्नो डिपॉजिट है, जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको बोला जाता है आइस कैप। हो सकता है वीडियो में उतना अच्छा आपके सामने नहीं डिस्प्ले हो, बट जब आप इसका प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेंगे तब आपको बेटर तरीके से दिखेगा आइस कैप और ग्लेशियर क्या है। अगली हम लोग बात करते हैं स्नो कवर क्या होता है। सी, स्नो कवर का मतलब है वो कोई भी जगह जहां पर स्नो डिपॉजिट हुई है, कोई भी, मान लीजिए स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल के बाद में उस जगह पर स्नो का एक कवर लग गया तो उसको बोल दिया जाता है स्नो कवर। ये कॉमन सी चीज है, जब भी कभी स्नोफॉल होता है उसके बाद में स्नो कवर है। अगली बात देखते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट उन जगहों के लिए बोलते हैं जहां पर जो सब सॉइल है, सब सॉइल मतलब सरफेस नहीं, उसके नीचे का पार्ट, सब सॉइल जो है वो परमानेंटली फ्रोजन है, उसको परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है। इस वर्ड का जो परमाफ्रॉस्ट दो वर्ड से मिलकर के बना है, परमानेंटली फ्रोजन, इसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अब आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर कि ऊपर ऊपर ये जो पार्ट है, जहां पर मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, गुल्लू कोई खड़ा है इधर, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये सॉइल के ऊपर का जो पार्ट है, ये फ्रोजन नहीं है, बट इसके नीचे जो आप देख रहे हो ये आइस है, इस जगह पर आइस है। दैट मीन्स सरफेस, जो सरफेस है ऊपर की जो मिट्टी है वो फ्रीज नहीं होती है। विंटर में हो सकती है, समर्स में तो नहीं होगी, समर्स में मेल्ट कर जाएगी, बट जो 1 फीट की, 1 फीट की मिट्टी है लगभग, उसके नीचे का जो पार्ट है ना वो फ्रोजन है, उस जगह पर आइस है। ये एरिया परमाफ्रॉस्ट होता है। ऊपर आइस नहीं होती है, नीचे इसमें आइस हो रही होती है। 6 इंचेस या 12 इंचेस के बाद में आइस की लेयर बनती है, इसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। जनरली ये भी बहुत ठंडे एरिया में होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि समर्स में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, मतलब 0 से 10 डिग्री तक रहता है अप्रॉक्सीमेटली। विंटर का टेम्परेचर तो पूरा नेगेटिव में है, पूरा फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है। समर का टेम्परेचर 0 से 10 में है। तो क्या हुआ है कि ऊपर वाला जो पार्ट है, उस वहां की तो स्नो मेल्ट करती है, बट उसके नीचे वाला पार्ट आइस में कंटिन्यूसली फॉर्म रहता है। तो ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं परमाफ्रॉस्ट में। एंड लास्टली जो हमारे पास में एरिया होता है क्रायोस्फीयर का, दैट इज रिवर्स एंड लेक आइस, जहां पर रिवर या लेक जो होती है उनके ऊपर आइस की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑल दिस कंस्टिट्यूट्स द क्रायोस्फीयर। ये सारा पार्ट क्रायोस्फीयर का ही होता है। मैंने आपको एक बार ब्रॉडली बता देता हूँ क्रायोस्फीयर में क्या क्या आता है। सी के ऊपर का जो सी का सरफेस है जहां पर वो फ्रीज होता है, उसको हम लोग सी आइस बोल देते हैं। इसमें आइसबर्ग्स भी आ जाते हैं, देन इसमें आइस शेल्फ्स भी आ जाती हैं, ये सब आ जाता है। देन इसके बाद में बोला जाता है कि आइस शीट्स। आइस शीट्स मतलब लैंड वाला पार्ट है, जहां पर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका में या ग्रीनलैंड में आइस अगर होती है तो आइस शीट है। अच्छा, सी आइस कहाँ पर होगा? तो आर्कटिक में हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक जो एरिया है, आर्कटिक ओशियन है, तो ओशियन वहां पर फ्रोजन रहता है, तो उसके ऊपर सी आइस होगी। अंटार्कटिका के भी किनारे सी आइस होगी, बट आर्कटिक में ज्यादा सी आइस है। अच्छा, तो ये बात हो गई। देन इसके बाद बोला गया कि रिवर्स और लेक्स भी फ्रोजन हो सकती हैं। देन माउंटेन्स जो होते हैं वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, आइस कैप्स होते हैं। ग्लेशियर्स, आइस कैप्स क्या है वो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। देन आपको बोल दिया गया कि जो परमाफ्रॉस्ट होता है, इसके बारे में मैंने बताया, परमानेंटली फ्रोजन पार्ट, ये वाला जो आपने देखा, दिस इज परमाफ्रॉस्ट पार्ट। और आपको बता दिया गया स्नो कवर, जहां पर कहीं पर भी स्नोफॉल हुआ है।
एक चीज छोटी सी जो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये जितना भी क्रायोस्फीयर का एरिया होता है इसकी एक बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंड दैट इज ये सब एल्बिडो डिटरमिन करता है अर्थ का। एल्बिडो आपने अपनी जो ज्योग्राफी क्लासेस होती हैं उसमें आपने पढ़ा होगा एल्बिडो के बारे में। एल्बिडो के बारे में बोला जाता है कि भाई ये वो अर्थ पर जब भी सन की लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो इस सनलाइट का एक कंपोनेंट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाता है, एक कंपोनेंट इसका रिफ्लेक्ट करता है। ये अगर इनकमिंग है ना, तो इसका एक कंपोनेंट रिफ्लेक्ट कर गया। मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी आई थी, इनकमिंग जो थी दिस इज 100 यूनिट, रिफ्लेक्शन हुआ है आपका 40 यूनिट का, तो एल्बिडो विल बी 40 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 0.4। बोले तो इनकमिंग डिवाइडेड बाय आउटगोइंग डिवाइडेड बाय इनकमिंग, है ना, रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय इनकमिंग, दैट इज एल्बिडो। अब बिकॉज ये सारा का सारा हमारा जो क्रायोस्फीयर का पार्ट होता है ये सब हमारा वाइट कलर का जनरली होता है, वाइटिश होता है, इफ नॉट एग्जैक्टली वाइट, थोड़ा ऑफ वाइट हो सकता है, लाइट कलर होता है, इसीलिए इसका एल्बिडो बहुत हाई होता है और ये आने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और बिकॉज सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है एज अ रिजल्ट उतना ज़्यादा ये अर्थ को गर्म नहीं होने देता है, थोड़ा कूल रखता है। परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया हो गया या ऐसा एरिया हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कूल करने का काम करती है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अगर हमारे में क्रायोस्फीयर कम होता है तो हमारा अर्थ का सरफेस ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लगेगा सन की लाइट को, रिफ्लेक्शन कम होगा। या आपने बेसिक अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब रिफ्लेक्शन होता है बोला जाता है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो अब्जॉर्प्शन कम है, और अगर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन कम है, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, मूविंग ऑन, और अब आ जाते हैं इस बात पर कि इस क्रायोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है दैट इज डिटरमिनिंग द एल्बिडो। इसके बारे में अभी मैंने आपको बात ही करी, बताया गया कि एल्बिडो को ये डिटरमिन करता है। बिकॉज इसका एल्बिडो हाई होता है इसीलिए ओवरऑल अर्थ को ये कूलिंग इफेक्ट देता है, अर्थ के क्लाइमेट की कूलिंग करता है, ये इसका प्राइमरी इसका रोल होता है। दूसरी बात करते हैं सी लेवल रेगुलेशन। बिकॉज आइस के फॉर्म में जब वाटर आ जाता है तो सी में ये वाटर ऐड नहीं होता, आपको अभी बताया 97% वाटर सी में हो रहा होता है और अप्रॉक्सीमेटली अपना 2% वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बिकॉज ये 2% वाटर वापस चला जाएगा सी में तो वो सी लेवल बहुत राइज हो सकता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये सी लेवल की रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है सी लेवल को, और अगर ये मेल्ट होगा तो सी लेवल इंक्रीज होगा। थर्ड बात, वाटर रिसोर्सेज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये क्रायोस्फीयर। जो फ्रोजन हमारे लिए आइस होती है उससे निकलती हमारी रिवर्स, ग्लेशियर से रिवर्स निकलती हैं, तो वो जो रिवर्स होती हैं फ्रेश वाटर का रिसोर्स हमारे लिए बनती हैं, तो ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंस है, उसी से हम एग्रीकल्चर करते हैं और बाकी चीज़ें। फोर्थ होता है कि ये हैबिटेट देता है, इकोसिस्टम सर्व हो जाता है बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए, बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर रहती भी है। एंड लास्ट बोला जा रहा है कि ये कार्बन स्टोरेज करता है। अभी कार्बन स्टोरेज वाली बात ज़रा समझ लीजिएगा कि ये कार्बन स्टोरेज वाली बात क्या होती है। देखो जी, आप मान लो ऐसा कोई एक एरिया देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर ऑब्जर्व करिए, ऐसा कोई एरिया जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर, जहाँ पर हम बोलते हैं कि किसी जगह पर अपने पास में फ्रोजन लेक है, फ्रोजन लेक है या फ्रोजन एरिया है, इसकी बात करते हैं। सो सपोज ये एक बड़ा सा फ्रोजन एरिया होता है। अब आज से कुछ 100 साल पहले जब ये नहीं भी फ्रोजन था, हर वक्त तो क्लाइमेट सेम रहा नहीं है, अर्थ पर बहुत बार नहीं भी फ्रोजन रही हैं चीज़ें, तो इस जगह पर, इस लेक के नीचे या इस जगह पर बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, इस लेक है या कुछ भी ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। अब होता क्या है कि जब ये फ्रीज हो जाता है तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म अपने आप ही मरेंगे ही मरेंगे, बहुत जल्दी मर जाएंगे, और जब ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो ये डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने में रिलीज होती है मीथेन, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। आपको ये बताया गया अगेन ज्योग्राफी की बेसिक क्लासेस में कि जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इन्वायरमेंट में बताया गया है, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब नहीं होती है तो मीथेन बनती है। तो ये जो मीथेन होती है ये यहाँ पर रिलीज होती है और ये ट्रैप हो जाती है विद इन दिस क्रायोस्फीयर। अब होता क्या है कि अगर ये क्रायोस्फीयर मेल्ट करेगा तो वो जो मीथेन यहाँ पर ट्रैप हुई थी वो रिलीज होने लग जाती है। और आपको पता है कि मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लोबल वार्मिंग।
इवन दो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करोगे तो वो ज़्यादा होता है, बट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है बिकॉज ओवरऑल मीथेन कम है। हाउएवर अगर हम इसी तरीके से अपने क्रायोस्फीयर की मेल्टिंग करते रहे तो ये मीथेन ज़्यादा भी निकलेगी, और जब तक हमारा क्रायोस्फीयर है, जब तक ये फ्रोजन एरिया है, ये इस मीथेन को ट्रैप करके अपने अंदर दबा करके बैठे हैं। और अगर क्रायोस्फीयर खत्म होगा, ये मेल्ट करेगी ऊपर की आइस, अगर ये मेल्ट करी तो अंदर की जो मीथेन इसमें ट्रैप थी वो सारी मीथेन वापस ऊपर निकल जाएगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये एक कार्बन स्टोरेज होते हैं, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया थॉइंग। थॉइंग का मतलब होता है मेल्टिंग हो जाना लार्ज स्केल में इस क्रायोस्फीयर की, इसको थॉइंग बोलते हैं। तो अगर ऐसी थॉइंग होती है तो उससे रिलीज हो जा रही होती है मीथेन, ये बात बोली जा रही है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम लोग अगली बात पर, और अब जरा ये समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का ऑन क्रायोस्फीयर। तो एक इम्पैक्ट तो आप सीधे सीधे समझ ही सकते हो, क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आइस मेल्ट हो रही है। और अगर आइस मेल्ट होगी तो जो हमारे जो आइस मेल्ट हो रही है उसकी वजह से ग्लेशियर्स कम होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्लेशियर जो होंगे वो कम होंगे, और अगर ग्लेशियर कम होंगे तो एल्बिडो भी कम होगा, बिकॉज अभी आपको बताया कि इसी क्रायोस्फीयर का ही एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर क्रायोस्फीयर कम है, ग्लेशियर कम है, एल्बिडो कम होगा, और अगर एल्बिडो कम होगा तो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होने लग जाएगा। ये चीज़ हमने अगेन क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अगर एल्बिडो कम हो रहा है दैट मीन्स सनलाइट का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, एज अ रिजल्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा होंगे, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होगा। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है। दूसरा, अगर आइस शीट मेल्टिंग होगी, आइस शीट आपको बोला गया था कॉन्टिनेंटल एरियाज पर लार्ज शीट ऑफ आइस बनती हैं जैसे अंटार्कटिका में, अगेन उसकी वजह से एल्बिडो कम होएगा बोला जा रहा है, एंड अगेन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होगा। एंड लास्ट चीज़ बोली जा रही है कि जो परमाफ्रॉस्ट है उसकी थॉइंग होगी। अभी जो आपको बोला था कि वो एरिया जो परमानेंटली फ्रोजन, अगर उसकी थॉइंग है, अगेन वहाँ से मीथेन निकल जाती है, और अगर मीथेन निकलेगी फिर से क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्रायोस्फीयर को इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि उस प्रोसेस में ये खुद को ही इंक्रीज करता है। आप अगर ध्यान से देखो, दो चीजें वो कर रहा है क्रायोस्फीयर पर। पहली चीज, वो क्रायोस्फीयर को रिड्यूस करता है, और जब क्रायोस्फीयर को रिड्यूस करता है तो वो एल्बिडो को भी रिड्यूस कर देता है, और अगर एल्बिडो रिड्यूस होता है तो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होता है। ये पहली बात बोली गई। दूसरी बात कि वो क्रायोस्फीयर को रिड्यूस करता है, एज अ रिजल्ट मीथेन को इंक्रीज करता है, क्योंकि मीथेन इसमें ट्रैप्ड है, और मीथेन खुद ग्लोबल वार्मिंग करने वाली एक गैस है। एज अ रिजल्ट वो खुद को इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से क्रायोस्फीयर पर इम्पैक्ट डालती है कि वो खुद को इंक्रीज कर जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। इस बात को बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक लूप, कि एक चीज़ दूसरे पर ऐसा इम्पैक्ट डालती है कि उस प्रोसेस में वो खुद को ही इंक्रीज कर देती है। लुक एट दिस डायग्राम हियर ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक लूप। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो आइस जो है वो मेल्ट होगी, एज अ रिजल्ट और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस बात को बोला जा रहा है। अच्छा जी, ये तो हो गया पहला। दूसरा कि भाई अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी चेंज होता है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न का मतलब है किस तरह से किसी जगह पर रेनफॉल है, स्नोफॉल है, इसके बारे में बात करी जा रही है। ये पैटर्न चेंज होता है, और अगर ये पैटर्न चेंज होगा तो उसकी वजह से स्नोफॉल कम हो जाती है, रेनफॉल इंक्रीज है। स्नोफॉल कम होने का मतलब क्रायोस्फीयर जो है वो कम हो रहा है। सो क्लाइमेट चेंज इस तरह से भी क्रायोस्फीयर को कम करता है। इंस्टेड ऑफ कॉजिंग स्नोफॉल वो रेनफॉल कराने लग जाता है। ये थर्ड बोला जा रहा है। और लास्ट पॉइंट बोला जा रहा है यहाँ पर, दैट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन वाला पॉइंट इसको बोला जाता है। सी आइस कम होना। देखिए जी, क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है कि ओवरऑल तो वो सी आइस कम कर रहा है, बट अगर आर्कटिक ओशन में देखा जाए तो ये इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं दुनिया भर के सारे एरियाज पर कंपेयर करूं क्लाइमेट चेंज का कैसा इम्पैक्ट है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं आर्कटिक ओशन में ये इम्पैक्ट बाकी एरियाज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक, इसका मतलब है आर्कटिक इज वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। दुनिया भर के सारे एरिया से कंपेयर करोगे तो आर्कटिक जल्दी गर्म है। और ये क्यों हो रहा है?
रीजन इज आर्कटिक पहले से ही कवर्ड था सी आइस से। अब हो क्या रहा है कि वो मेल्ट हो रही है और सी आइस मेल्ट होने पर उसके नीचे का जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कर रहा है सन की एनर्जी को। वाटर अब्जॉर्ब ज़्यादा करके गर्म भी हो जा रहा है। बाय वाटर जो है रिलेटिवली डार्कर है, जो सी वाटर होता है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर भी लेता है, और जब वो अब्जॉर्ब करता है तो वो ज़्यादा गर्म भी हो रहा है। आइस तो मोस्टली रिफ्लेक्ट कर रही थी, बट वाटर अब्जॉर्ब कर पा रहा है, और वाटर जब ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है तो वो और ज़्यादा मेल्टिंग करता है, और मेल्टिंग करता है तो वो और अब्जॉर्ब होता है। सो आइस वॉज जो इनिशियली आइस थी आर्कटिक पर, वो एक तरह की एक प्रोटेक्टिव बैरियर जैसी थी, एक फिल्म जैसी थी जो ऊपर लगी थी, जो बचा के रखती थी नीचे के सी को, आर्कटिक ओशन को। बट जैसे ही ये खत्म हो रही है तो अब ये फिल्म बहुत कम हो रही है, और इसकी वजह से आर्कटिक बहुत गर्म हो रहा है। इसी को बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इस प्रोसेस को बोला जा रहा होता है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई कि क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का क्रायोस्फीयर पर। अब उल्टी बात देखते हैं, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्रायोस्फीयर ऑन क्लाइमेट। क्रायोस्फीयर क्या इम्पैक्ट देता है? तो पहली चीज है कि भाई देखिए, जो क्रायोस्फीयर होता है वो ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न जो है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उनको ऑल्टर कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है अगर उसमें चेंज होंगे। जैसे इसमें पहली बात बोली जा रही है कि आर्कटिक सीज आइस के चेंजेस से पोलर वोर्टेक्स चेंज होता है। अब ये पोलर वोर्टेक्स क्या चीज़ होती है? कभी कभी क्लास में आप में से कुछ लोग पूछते हैं तो मैं इस बारे में बताता हूँ पोलर वोर्टेक्स क्या है। कभी कभी सत्यजीत सर भी इसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करते हैं। आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप अगर पोलर एरिया में देखोगे तो वैसे तो पोलर हाई प्रेशर होता है, हाउएवर वो पोलर हाई प्रेशर ग्राउंड पर होता है। जब आप अपर ट्रोपोस्फियर में जाओगे या स्ट्रेटोस्फियर में जाओगे, वहाँ पर एक लो प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और आपको आपकी बेसिक ज्योग्राफी क्लास में पता है कि लो प्रेशर के अराउंड सर्कुलेशन हो सकता है, और उस सर्कुलेशन को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। लो प्रेशर सेंटर जिसमें सर्कुलेटिंग विंड है, कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्जिंग विंड सर्कुलेट करेगी। कैसे करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे। ये हमने पढ़ा है कि ये सर्कुलेशन हो रहा होता है। अब मैंने बोला कि पोलर हाई प्रेशर PHP ये ग्राउंड पर होता है। इसके ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में लो प्रेशर है। लो प्रेशर पे सर्कुलेशन है, उसी सर्कुलेशन को बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। अब पोलर वोर्टेक्स का क्या है, ये तब अच्छा बनता है, तब ये स्ट्रॉन्गर होता है जब जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बिटवीन दिस जो पोलर एरियाज पर है और ट्रॉपिकल एरियाज पे ज़्यादा होता है। दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन। हाउएवर हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एरियाज बहुत गर्म हो रहे हैं। पोलर एरिया गर्म हो रहा है, इस वजह से वो टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, और जब वो ज़्यादा नहीं बनता है तो वो पोलर वोर्टेक्स अनस्टेबल होता है। इसको ऐसे मानो एक साइक्लोन अनस्टेबल होता है, और जब साइक्लोन अनस्टेबल होता है तो एयर जो है, पोलर एरिया की एयर है, वो स्पिल होकर के बाहर की तरफ आने लग जाती है। पोलर एरिया से एयर स्पिल होती है, बाहर की तरफ आती है। इसी को बोला जाता है कि पोलर वोर्टेक्स डिसरप्ट हो रहा है। आप ऐसे मानिए कि सपोज ये अगर मेरी अर्थ है, ये अगर मेरी अर्थ है, ऑब्जर्व करिएगा, तो इस अर्थ में मैं पोलर एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये अपना पोलर एरिया है। तो पोलर एरिया में इस जगह पर, नॉर्थ पोल पे जहाँ पर ये पूरा पास है, यहाँ तो हाई प्रेशर है, बट इसके ऊपर ये इस जगह पर जहाँ पर मैंने अपना हाथ रखा है, इस जगह पर बन करके आ गया अपने पास में एक लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर के अराउंड विंड ऐसे घूम रही है। अब ये डिसरप्ट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, स्पिल होती है विंड बाकी एरियाज पर भी। ये जो स्पिलिंग हो रही है बाकी एरियाज पर, इसी को बोला जाता है डिसरप्शन इन द पोलर वोर्टेक्स। अब इसमें एक छोटा सा डाउट आप लोगों के मन में आता है कि सर अगर स्ट्रेटोस्फियर में कुछ हो रहा है तो उससे ग्राउंड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअली इसमें पोलर जेट स्ट्रीम का रोल होता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो बेसिक ज्योग्राफी होती है क्लासरूम की, उसमें हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं कि जेट स्ट्रीम्स एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट डालती है ग्राउंड पर। हाउएवर जेट स्ट्रीम्स ग्राउंड लेवल की कंडीशंस इम्पैक्ट कर सकती है, और अगर ये जेट स्ट्रीम जो ऊपर ऊपर चल रही, जेट स्ट्रीम्स आपने पढ़ी हैं, जेट स्ट्रीम्स आप लोगों ने क्लास में पढ़ी हैं। अगर जेट स्ट्रीम जो अपर ट्रोपोस्फियर में चल रही है, अगर ये डिस्टर्ब होगी तो ये स्पिल करती है बाहर के एरियाज में, और अगर ये स्पिल करेगी तो ये ग्राउंड पर भी इम्पैक्ट लाती है, ग्राउंड पर भी कोल्ड वेव्स ला सकती है। और यही बोला जा रहा है कि अगर हमारे जो पोलर एरियाज हैं
जो हमारा क्रायोस्फीयर है वो अगर गर्म हो रहा है, अगर उसमें जो उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, क्रायोस्फीयर क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्म हो रहा है, एज ए रिजल्ट जो हमारा पोलर वोर्टेक्स है वो डिसरप्ट होगा, और जब वो डिसरप्ट होगा तो बोला जा रहा है कि अनयूजुअली कोल्ड विंटर होने लग जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के पार्ट्स में। ये बात बोली जा रही है। अगली बात जहाँ यहाँ पर देखते हैं कि ओशन सर्कुलेशन का कैसे डिसरप्शन होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रायोस्फीयर क्या इम्पैक्ट डाल देता है क्लाइमेट चेंज पर, ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट डालता है। तो पहला समझ लिया कि क्रायोस्फीयर अगर डिस्टर्ब होगा तो वो पोलर वोर्टेक्स को डिस्टर्ब करता है। अगली बात है ओशन सर्कुलेशन के डिसरप्शन कैसे है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि भाई अगर आइस मेल्ट होगी पोलर एरियाज की, तो उसके मेल्ट होने पर जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर जो ऐड होता है, वो सैलिनिटी चेंज होने की वजह से चेंज कर सकता है करेंट्स को भी। इसमें जो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है दैट इज AMOC, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अटलांटिक में ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो अटलांटिक एरिया होता है इस जगह पर पोलर एरियाज में वाटर सबसाइड करता है, इधर ऐसे मूव करता है, ट्रॉपिकल वाटर इधर मूव करता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं AMOC, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये भी डिसरप्ट होता है ड्यू टू द क्रायोस्फीयर में अगर कोई इंपैक्ट होगा, तो ये बोला जा रहा है कि क्रायोस्फीयर के इंपैक्ट इसको डिस्टर्ब करते हैं। सिमिलरली जेट स्ट्रीम्स में ऑल्टरेशन हो सकती हैं, ये देखा गया है। मॉनसून के पैटर्न्स में चेंजेस हो सकते हैं अगर क्रायोस्फीयर में इंपैक्ट होगा, तो ये क्रायोस्फीयर भी क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है। हमने ये समझ लिया क्लाइमेट चेंज कैसे क्रायोस्फीयर को इंपैक्ट करता है, हमने ये भी देख लिया क्रायोस्फीयर में होने वाले चेंज क्रायोस्फीयर में होने वाले चेंजेस क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, ये चीज़ भी हमने देख ली, दोनों चीज़ें देख ली। अब आ जाते हैं इस जगह पर एक और सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आई थिंक थ्योरी पार्ट इज ओवर, दैट्स इट। अब इससे बियॉन्ड आपको थ्योरी जानने की और कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल देख लेते हैं। यूपीएससी ने इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा हुआ था कि आर्कटिक आइस और जो अंटार्कटिका के आइस शीट्स होती हैं और आर्कटिक आइस शेल्व्स होते हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंट। मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या आर्कटिक में क्या पड़ता है, अंटार्कटिक में क्या पड़ता है। जितना भी हमने क्लास में अभी तक पढ़ा है, क्लास में इस सेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। दोनों में बस दोनों में डिफरेंस अलग अलग कर दिया है। जैसे कि आर्कटिक की बात जब करते हैं तो यहाँ पर तो मेनली सी आइस होती है ना, यहाँ पर आइस शीट है, इस जगह आइस शेल्व्स भी बोल सकते हो, सी आइस शेल्व्स, इस जगह आइस शीट्स होती हैं। आर्कटिक जब मेल्ट होएगा तो वो सी लेवल राइज में कंट्रीब्यूट करेगा बट कम करेगा, अंटार्कटिका ज़्यादा बड़ा कर सकता है। आर्कटिक जो होता है वो AMOC, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसको इम्पैक्ट करेगा। ये ओवरऑल ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जिनको हम लोग ओशियन कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओशन कन्वेयर बेल्ट, आपने इसके बारे में अगेन क्लास में सुना होगा जब हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट क्या है। वेदर पैटर्न की अगर बात करते हैं तो आर्कटिक जो है वो ज़्यादा वोर्टेक्स को और जेट स्ट्रीम्स को करता है। ये जो है ये ज़्यादा वेस्टर्ली विंड को कर रहा होता है इम्पैक्ट। देन इसका रिलेटिवली लोअर इम्पैक्ट होता है एल्बिडो पर, इसका लार्जर इम्पैक्ट होता है एल्बिडो पर। सिमिलरली यहाँ पर कुछ इकोसिस्टम के इम्पैक्ट्स की बात करी गई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इम्पैक्ट की बात करी गई है। एक बार आप लोग देखेंगे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आपको समझ में आएगी। मैंने लेक्चर में जितनी भी बातें बताई हैं, जैसा कि मैं बाकी सब लेक्चर्स में करता हूँ, मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एक टेबल के फॉर्म में लिख दी हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक परमानेंटली प्रिपेयर भी हो गया कि आप इस टॉपिक में क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके लिए है। और 2 मैंने मेंस के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। अभी पूरा का पूरा यही डिस्कस करा, इम्पैक्ट ऑफ क्रायोस्फीयर क्या है। एग्जाम्पल्स दीजिएगा, मैप्स बनाइएगा। ज्योग्राफी बिना एग्जाम्पल्स और मैप्स के इनकम्प्लीट होती है। एग्जाम्पल और मैप आप खुद से लिखेंगे, आपने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, आप खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट, हाउ डज द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, अगेन मैंने इसका पूरा आंसर दिया है। अगेन एग्जाम्पल्स डायग्राम्स आप खुद से करिएगा, आपने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है।
जैसा कि मैं बोलता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिन्होंने बेसिक नॉलेज है जिनके पास में। तो आप ये चीज़ें अपनी बेसिक नॉलेज यूज़ करके करिएगा। तो अपने आंसर्स लिखिए, सबमिट करिए। थैंक यू एवरीवन।